ओके, आई गेस एवरीवन इज बैक। 15, हाँ 15 हो गया। तो चलो, मैं कह रहा था कि अबाउट द रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बताया कि जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो उसका प्रोजेनी है, उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। बेटा यूट्यूब में जाएगा वीडियो, ऐसा आवाज मत करो, तुम लोग को तकलीफ हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो तुम लोग को 2-3 आवाजें सुनाई देगी ना, प्रॉब्लम हो गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान रखना कि बहुत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली जो मोनेरा और प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, ये तुमको क्लास 11 के एनिमल किंगडम में मिलेगा। एनिमल किंगडम में पहले मिलता है एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि हम लोग सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 5 कैटेगरी मेनली बोलूं तो, ठीक है, 5 किंगडम्स। ओके, तो उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये डिटेल्स क्लास 11 में मौजूद है। यहाँ पे मैं बस सिंपल बात कह देना चाहता हूँ कि मोनेरा में क्या क्या आता है। मोनेरा में यूजुअली जो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास नहीं है बच्चों, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोनेरा में आता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। और प्रोटिस्टा में तुमको मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट दे आर यूकैरियोटिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास मौजूद है। बाकी डिटेल स्टडी तुमको क्लास 11 में करना होगा, यहाँ पे डिटेल स्टडी हमको नहीं करना। हमको इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या समझना है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो मेंबर्स है, उनमें एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन। बहुत सिंपल है, बाइनरी, बाई का मतलब है दो, फिशन मतलब टूट जाना, एक सेल 2 सेल में टूट जाता है, सिंपली दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन सिंपल वे में बताओ तो, जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल जो है सिंपली 2 हिस्सों में टूट जाएगा। दिस इज बाइनरी फिशन। ये हमको मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। वी सी दिस इन मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टा, ऑलराइट। फिर जिन्होंने क्लास 11 में ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक सही से पढ़ा ना, तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग बाय डाइवर्सिटी ऐसे ही पढ़ सकते हो क्लास 11 का। अदरवाइज मैंने बोला ही आप लोगों को, जिनको नीट की तैयारी करने 11 का रिवीजन करना है, तो मैं तो अभी कांटेक्ट में हुई, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी। अलग अलग जगह पे मैं क्लास 11 का टॉपिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा जहां जहां पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बट हम लोग अभी 12 के सिलेबस में फोकस्ड है ना, तो तुमको अगर पता भी नहीं है मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, अगर ये नहीं भी पता है, तब भी तुम अगर ये बात याद रख सकते हो कि मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंट्स में बाइनरी फिशन होता है, तो ये चैप्टर के हिसाब से यही क्वेश्चन आने वाला। वो ये नहीं पूछेगा मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, बस हमको ये याद रखना कि मोनेरा प्रोटिस्टा बाइनरी फिशन करता है। 12 वाला ये समझ के रखा कि तुम्हारा 11 क्लियर है। अब रियलिटी तुमको पता है 11 कितना क्लियर है, ठीक है। फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है बेटा? फिजिक्स वाले सर को पूछना। फिजन फ्यूजन फिजिक्स में आता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजिक्स वाले सर को पूछना। बायोलॉजी में फ्यूजन व्यूजन है नहीं। फिर भी अगर तुमको जानना है, मैं बता देता हूँ। फिशन मतलब टूट जाना, फ्यूजन मतलब 2 चीज जुड़ के एक चीज बन जाना, ठीक है। ये हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन का बात आता है। यस यस, द डॉटर सेल विल रीच द सेम साइज आफ्टर ऑल। जब बनेगा तब तो आधा साइज का होगा, लेकिन धीरे धीरे वो इट विल रीच द सेम साइज, ओके, विद टाइम, ठीक। स्टार्टिंग में इट मे नॉट बी द सेम साइज, बट आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन इट विल स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो वो खुद से भी ग्रो करता रहेगा, तब वो उसी साइज में पहुंच जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट फंजाई की बात करो अगर, या फिर लोअर प्लांट जैसे एल्गी की बात करूं, तो एल्गी, फंजाई, इन सब में क्या होता है? इन सब में कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करता है। दाना दाना टाइप होता है वो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं उसको? स्पोर्स, ठीक है।
इसका बेस्ट एग्जांपल देके रखा, एक मूवी, एक मोटाइल स्पोर हुआ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। ठीक है, तुमको इस चैप्टर के अनुसार सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी फंजाई में कैसे बनता है, फंजाई क्या है नहीं पता, एल्गी क्या है नहीं पता, तो भाई क्लास 11 पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के अनुसार कितना जानना है कि एल्गी और फंजाई में कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। उनमें से एक टिपिकल एग्जांपल है जू स्पोर, जो कि मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है जो मूव कर पाता है। बस इतना जानने से काफी है। और भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में लिख दिया जैसे कॉनिडिया, दिस इज एन एक्सोजिनस स्पोर। एक्सोजिनस स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बनता है। पेनिसिलियम में एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम, क्लास 11 में मिलेगा तुमको। एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम, इससे पहला एंटीबायोटिक मिला था पेनिसिलिन। इस फंजाई से पहला एंटीबायोटिक मिला था जिसका नाम है पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। बाद में पढ़ेंगे सबके बारे में। हालांकि यहाँ पे यही जानना है कि कॉनिडिया क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वो कहाँ पाया जाता है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फंगस है, एक फंजाई है ये, एक प्रकार का ये फंगस है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलते हैं जो आउटग्रोथ टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब मेरा जैसे सर कहीं पे लग जाने से जोर से फूल जाता है ना, वैसा ही। तो उस आउटग्रोथ वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बड बोलते हैं। और बड तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, बड तुमको देखने को मिलेगा हाइड्रा में। ठीक है, अब हाइड्रा क्या है बच्चों, हाइड्रा के बारे में तुमको एनिमल किंगडम में पढ़ने मिलेगा, सिलिंड्रेट में। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेगा पढ़ने, हमको बस यहाँ पे ये याद रखना है कौन सा कहाँ मिलता है बस। बट क्या होता है, एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ होता है। ठीक है, और वो आउटग्रोथ गिर जाता है, वो जब गिर जाता है उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, इधर फूल जाएगा, ऐसा कुछ निकल जाएगा, उससे एक इंडिविजुअल बन जाएगा, दैट इज नोन एज बड। हाइड्रा में दिखता है, ईस्ट में भी दिखता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक फंगस ही है। हाइड्रा एनिमल में आता है, तुम्हारा सिलिंड्रेट में मिलेगा तुमको। ठीक है, फिर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप जैसा, कप तो मालूम है ना, कप कप चाय पीते हैं जिसमें। कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेम्यूल्स, GEMMELES, GEMMULES, गेम्यूल्स। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगा। स्पॉन्जेस क्या है भाई, एनिमल किंगडम पर हो। हमको इस चैप्टर में नहीं जानना स्पॉन्जेस क्या, अगर मैं स्पॉन्जेस पढ़ाने लग जाऊं उसमें आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा, वो इस चैप्टर में है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊं। तुमको इस एग्जाम में ये सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, तो तुम आंसर दोगे गेम्यूल्स। तुमको ये नहीं पूछेगा व्हाट आर स्पॉन्जेस, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्जेस, नो, दोस थिंग्स वोंट बी आस्क्ड। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, हमको इस चैप्टर के अनुसार इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमेशा ध्यान में रखना। ओके, कभी कभार ये बाइनरी फिशन का ऊपर सवाल बन सकता है। देखो बाइनरी फिशन में बना के दिखाता हूँ। जैसे बाइनरी फिशन कैसे होता है, देखो बाइनरी फिशन जैसे मान लो ये कोई एक एमीबा है, एमीबा में भी बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। ये एमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, बाकी ऑर्गेनेज नहीं दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें एक कंस्ट्रिक्शन टाइप बनेगा इधर में, और साइज भी बढ़ता रहेगा उसके साथ साथ। और ये न्यूक्लियस जो है थोड़ा डिवाइड करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये। ठीक है, ये देखो, ये इतना साइज का था ना, ये अब बड़ा हो गया। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है अब सेपरेट हो गया, कुछ स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस अब टोटली सेपरेट हो जाएगा, और ये दोनों सेल अलग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा ये। फाइनली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हो गया एक डॉटर सेल, दिस इज द सेकंड डॉटर सेल। so this is actually binary fission। ठीक है, ये बाइनरी फिशन होता है। वैसे ही अगर तुमको बडिंग देखना है, बडिंग कुछ इस प्रकार से होता है। बडिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि मान लो कि ये एक किसका एग्जांपल, हाइड्रा का लेता हूं, ईस्ट का लेता हूं, कुछ भी लेता हूं। चलो ये मान लो एक ईस्ट का बॉडी है। ठीक है, ये एक ईस्ट का बॉडी है, इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक सॉरी ग्रीन से बनाता हूँ, एक इसमें ऐसा आउटग्रोथ बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, इसमें आउटग्रोथ बन जाएगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, इसका हल्का सा कंटेंट जो है इधर पहुंचेगा। फिर धीरे धीरे ये आउटग्रोथ पूरा बड़ा हो जाएगा साइज में, एंड इट विल गेट सेपरेटेड। इट विल जब व्हेन इट विल गेट सेपरेटेड इट विल बिकम अ न्यू बॉडी, और ये तो पहले से
ऐसे दो इंडिविजुअल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। आउटग्रोथ गिर जाता है बड़ा होके, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं, ठीक है। राइट। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया था जूस पोर का बारे में। जूस पोर बहुत जगह पे मिलता है। आउटग्रोथ कौन सा साइट पे, कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, ऐसे दिखाने के लिए ऊपर दिखा दिया, कहीं भी बन सकता है। कोई वो छोटे जानवर है ना, उनके हाथ पांव सर नहीं होते, हमारे जैसा सर एक स्पेसिफिक है, हमारा पाव स्पेसिफिक है। छोटे जानवरों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाथ पाव सर नहीं होता, ठीक है। तो चाहे यहाँ बने तुम बॉडी पे बने, बोलोगे यहाँ बने तब भी तुम बॉडी ही बनोगे, पूरा शरीर ही बॉडी है। सर भी उसका बॉडी है, उसका छाती भी बॉडी है, उसका हाथ भी बॉडी है, हाथ पाव, क्योंकि हाथ छाती और सर है ही नहीं उसके पास, वो यूनिसेल्ड है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है उन लोगों में। ठीक है अंशुमन? हाँ चलो। हाँ, प्लांट में भी एक चैप्टर आता है मॉर्फोलॉजी, क्लास 11 का ही है, जिसमें हमको अभी देखो, फिर मॉर्फोलॉजी को हमको डिटेल में नहीं जाना, हमको रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। प्लांट में हमको देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है कि देखो, बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है जिसका तुम अगर लीफ डाल दोगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। अगर तुम उसमें एक अगर तुम उसमें एक तुम्हारा वो डाल दोगे, प्रियंका रेज हैंड, क्या चैट बॉक्स में पूछना है पूछ सकते हो। उसके बाद तुमको अगर सपोजिंगली किसी किसी में स्टेम होता है, रोज प्लांट में बहुत पॉपुलर है रोज का। अगर मेरे पास एक रोज का प्लांट है और तुम बोलते हो सर मुझे भी आपका रोज का प्लांट चाहिए, तो मैं अपना स्टेम काट के तुमको दे दूंगा, तुम अपने घर में स्टेम लगा दोगे तो उसमें तुम्हारा रोज का प्लांट बन जाएगा। तो ये जो प्लांट का जो बॉडी पार्ट्स, प्लांट में ऐसा ही होता है कि मेरा हाथ काट के कहीं डाल दिया तो एक नया इंडिविजुअल बन गया। प्लांट में ये चीज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ऐसा बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है प्लांट में, अलग अलग नाम का होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रनर, ठीक है, राइजोम, जिंजर वगैरह में दिखता है, सकर, देन ट्यूबर, या ट्यूब बोल दो, कुछ भी, ट्यूबर बोल देता हूँ। फिर ऑफसेट, बल्ब, एवरीथिंग इज गिवन इन क्लास 11 मॉर्फोलॉजी, इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वहां पे ये सब चीजें देके रखा है, ठीक है। बट हमको इस चैप्टर के अनुसार क्या पढ़ना है कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लाइक रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इन सब से नया एक प्लांट बन सकता है, ठीक है। रनर हमको ग्रास में देखने को मिलता है, ग्रास का कभी ऐसा खींच के निकाल के देखना, उसका रूट किस लेवल पे होता है, एक तरह का रूट मॉडिफिकेशन। राइजोम तुमको जिंजर वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्यूबर, पोटैटो वगैरह, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि प्लांट में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्लांट में ऐसा बहुत जगह होता है जिसको अगर हम काट के लगा देते तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। ठीक है, और ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आता है वाटर हाइसिंथ। ये तुमको याद रखना है एटलीस्ट कि ऑफसेट, ऑफसेट से जो मल्टीप्लाई करता है उसमें से कौन आता है, वाटर हाइसिंथ आता है। और वाटर हाइसिंथ क्या होता है बच्चों, वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। में बता रहा हूँ काई को, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। तो क्या ये कोई बंगाली आतंकवादी संगठन है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लांट है, ये देखो, ये बेसिकली क्या है कि देखो, ये एक्चुअली इंपोर्ट होके आया था, हाँ, मतलब इसका सुंदर फ्लावर्स बहुत सुंदर था ना, तो ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट करके लेके आ दिया। सुंदरवन वगैरह में अगर तुम जाओगे तो वहां पे ये जरूर दिखता है। ये क्या है ना कि ये ऑफसेट से इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि धीरे धीरे पूरा तालाब भर जाता है। धीरे धीरे पूरा तालाब, लेक, जहां पे भी ये अगर एक होगा ना तो ऑफसेट से इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें। तो एक से कब 100 बन जाएगा तुमको पता तक नहीं चलेगा, इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे क्या होगा, जब पूरा पॉन्ड को कवर कर देगा तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आ रहा था वो पानी में नहीं जाएगा,
पानी में अगर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मछली लोग सांस कैसे लेगा भाई? मछली लोग अगर सांस नहीं ले पाएगा तो मछली मर जाएगा, और मछली मर जाएगा तो बंगाली लोग का भाई फेवरेट खाना है फिश, है कि नहीं? बंगाल में बहुत लोग फिश का बिजनेस करते हैं, फिश इज वेरी पॉपुलर डिश ओवर देयर, राइट? सो इफ fishes die, then it will create a huge panic for the people of Bengal, both in terms of business, economy, and also their personal lifestyle. So that's why it is known as the terror of Bengal. बंगाल में आतंक मचा दिया था एक तरीके से। समझ में आ रहा है? वाटर हाइसिन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछता है, मेडिकल एंट्रेंस में भी वाटर हाइसिन में काफी बार सवाल पूछा जाता है। क्या है ये? ऑफसेट का एग्जांपल है, ठीक है? ऑफसेट क्या है तुमको मॉर्फोलॉजी जानना पड़ेगा, तो मॉर्फोलॉजी जब क्लास 11 का टॉपिक में है ऑफसेट के बारे में डिटेल में, इस चैप्टर में नहीं, ना ही तुम्हारे बोर्ड्स में पूछेगा व्हाट इज ऑफसेट। हाँ, ये पूछ सकता है ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, समझ लो, वाटर हाइसिन। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन मुझे बच्चों एक बात बता दो, समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा समझ में आया? चैट बॉक्स यूज करो, जल्दी बताओ। ओके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे। स्पोरुलेशन ऐसा कुछ नोट करने में प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों से उतार लो, नहीं तो मैं अभी से थोड़ा टाइम दूंगा नोट करने के लिए। फटाफट मेरे साथ साथ लिखना, तब नोट जल्दी हो जाएगा, ठीक है? साथ साथ लिखो पेन कॉपी में। अभी जिसका मिस हो गया थोड़ा अपने दोस्तों से ग्रुप में पूछ लेना। और क्या बोला? स्पोरुल, अरे यार स्पोरुलेशन देखो बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में जब हम लोग एंसिस्टेशन करते हैं तब वहां पे स्पोरुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है? स्पोर्स, एंडोस्पोर क्या होता है? इट इज इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इज देयर इन क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नॉट इन दिस चैप्टर। बहुत तरीका है, बहुत मोड्स है, ठीक है? तो सब पढ़ा नहीं सकता, जो सिलेबस में उसी को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्लोन समझ में नहीं? क्लोन का मतलब होता है जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है उसी को क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब जैसे मैं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हूं, मैं और मेरा जो डॉटर सेल होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मैं ही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाऊंगा ना, तो मैं जो दो हिस्सों में डिवाइड हो, दो इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं आपस में? इनको क्लोन बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा होता है दिखने में क्लोन। समझ रहे हैं? कौन पूछा था? आचार्य है। समझ में आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को क्लोन बोलते हैं। ओके, तो अब बारी आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हेडिंग डाल लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं थी साथ साथ लिखना, तब मिस नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखो मेल एंड फीमेल गैमेट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट, मतलब सेक्स सेल। ऑफसेट सबको बोलते हैं, फिर ये एग्जांपल वाटर ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हाइसिन, सबके लिए नहीं है, सिर्फ वाटर हाइसिन है उसका। नॉट एवरीथिंग, जस्ट वाटर हाइसिन। हाँ, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, टिपिकल फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात है कि ये मेल और फीमेल गैमेट जो है, इट कैन बी प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल आल्सो एंड डिफरेंट इंडिविजुअल आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तुम लगे हैं ये क्या बात है बात भाई। बहुत सारा फ्लावर्स भी तो ऐसा होता है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं उनको। बहुत सारे एनिमल्स हार्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर मेल गैमेट भी बनता है, फीमेल गैमेट भी बनता है, ठीक है? एक ही अर्थवर्म के अंदर मेल भी बनेगा, फीमेल भी बनेगा। ह्यूमन जो हायर एनिमल्स है उनमें
मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। प्लांट्स में भी कुछ यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया का जो प्लांट है, पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, एक ही फ्लावर में दोनों नहीं होता, मेल फीमेल पार्ट। ह्यूमन बींग्स में भी तुम आइदर मेल बनोगे या तुम फीमेल बनोगे। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन केस ऑफ फीमेल। दैट मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल, मर्द और औरत अलग है, लेकिन अर्थवर्म में क्या होता है, सेम इंडिविजुअल में, सेम इंडिविजुअल में होता है। और बहुत जानवर है, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं बाइसेक्सुअल, उसमें भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट either by the same individual or by different individual। क्लियर है बात? either by the same individual and or different individual, ठीक है। compared to asexual reproduction it is more elaborate। लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इलाबोरेट होता है, लंबा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल नहीं होता एसेक्सुअल का जैसा, और स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। बैक्टीरिया अगर बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई होना होता है तो वो 30 मिनट में भी मल्टीप्लाई कर सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। और ह्यूमन का बच्चा देखो पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होने में आधा घंटा में भी हमारा काम बन सकता है। आधा घंटा में भी मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग को या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको टाइम लगता है, ठीक है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, इलाबोरेट, ठीक है, इलाबोरेट है, लंबा प्रोसेस है इसलिए तो स्लो हो रहा है, लंबा प्रोसेस है इसलिए तो स्लो हो रहा है। कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है, मतलब थोड़ा जटिल है, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction, as compared to asexual रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या तुम अपने भाई जैसा दिखते हो? क्या तुम बिल्कुल सेम दिखता है क्या? तो नहीं दिखता बिल्कुल सेम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंडिविजुअल का जो मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट्स है, जो ऑफस्प्रिंग्स है, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये भी एक डिफरेंस है, ध्यान से। क्या बोला? ऑफस्प्रिंग, लिखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय sexual reproduction are not identical, ठीक है। एक दूसरे के जैसा सेम नहीं दिखता या सेम नहीं होता, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि सर मेरे घर में 2 बिल्ली है, वो बिल्ली को मुझे तो देखने में तो दोनों सेम लगता है, देखो तुम वो चेंज नोटिस नहीं कर पाए हो इसलिए, ठीक है। बहुत लोगों को तो चाइनीज लोग सब सेम दिखता है, ठीक है, बट होता है कुछ ना कुछ वेरिएशन। हाँ, ऐसा नहीं है सब एक जैसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत लोगों को, जैसे कि तुम अगर जेनेटिक लेवल में जाओगे तो वेरिएशन दिखेगा ही ना यहाँ पे तो, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन उसमें आएगा ही। तो तुम अगर आंखों से उसको डिस्टिंग्विश ना कर पाओ तो जेनेटिक लेवल पे भी वेरिएशन होता ही है, ठीक है। एक्चुअली आंखों से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, बट एक्चुअल में होता है, देयर इज वेरिएशन, ठीक है। क्योंकि इधर में क्या हुआ, इधर में माँ का एक 23 पेयर आया, पापा का 23 पेयर आया, दोनों मिक्स हुआ है। माँ का 23 पेयर, पापा का 23 पेयर, दोनों मिक्स हुआ है, ठीक है। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन आता है इसमें, और ऑफस्प्रिंग पूरा आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट के साथ, हल्का ना हल्का चेंज डिफरेंस आएगा ही, ठीक है। अच्छा, अब एनसीईआरटी भी ये कहती है, और ये बात सही भी है, कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, उनका जो स्टडी किया गया था, बहुत उनके रिप्रोडक्शन से, उनका जो आई I मीन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडरगो करता है, उनका जब स्टडी किया गया था, ठीक है, तब पता चला कि उनका एक पैटर्न सिमिलर है सब में। क्या पैटर्न सिमिलर है? कि सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कुछ फेजेस होता है लाइफ साइकिल का। एक होता है जुवेनाइल फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और एक होता है सेनेसेंट फेज। मतलब एक फेज ऐसा आएगा जब वो जुवेनाइल, वो जवान है, अभी रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है, बट जवान है, मतलब वो यू कैन से, मतलब कि जस्ट जैसे अगर एक लड़का मैच्योर होता है इंडिया में, मान लो अराउंड 13-14 ईयर्स की उम्र में वो मैच्योर होता है, 12-13-14। तो जो 10-11-10-9 साल का जो उम्र है, दैट इज बेसिकली जुवेनाइल फेज, मतलब रिप्रोडक्शन फेज पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है। उसके बाद आएगा जब वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और लड़की हुई तो अगर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो गया, दैट इज नोन एज दी रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज एक समय जाकर खत्म होता है, हालांकि मेल में ये चीज खत्म नहीं होता, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा अच्छे से।
तो फिर भी मैं अगर प्लांट की ही बात कर लूं तो एक टाइम ऐसा आता है कि रिप्रोडक्शन का फेज खत्म हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है उस समय, दैट इज नोन एज द एज ऑफ सेनेसेंस। ठीक है, सो जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सो फेजेस ऑफ लाइफ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, पूरा लिखना है एसआर मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली 3 फेज है। क्या क्या है वो 3 फेज? एक हो गया जुवेनाइल फेज। अच्छा, प्लांट में यही जुवेनाइल फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, एक ही चीज है। जुवेनाइल फेज को ही प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है, कुछ अलग चीज नहीं है। दूसरा हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा हो गया तुम्हारा सेनिसेंट या फिर एजिंग वाला फेज। सेनिसेंस या फिर एजिंग वाला, ओल्ड एज बोल दो, सभी हो, चाहे जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, फंजाई से लेकर के प्लांट से लेकर के ह्यूमन तक, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करे तो उसमें ये 3 फेज देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनिसेंट फेज। ठीक है, दिस इज अ कॉमन पैटर्न दैट इज सीन। ठीक है, अब एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। ठीक है, क्या पूछना चाहता हूं कि जैसे कि एक मैंगो का प्लांट है, हाँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। जैसे एक मैंगो का प्लांट है, मैंने उसको लगाया घर पे, 2 साल बाद वो सपोज फ्लावर कर गया, फ्लावरिंग किया, मैंगो मुझे मिल गया। मतलब मान लो 2 साल बाद, मतलब 2022 में मुझे मैंगो मिला। उसके बाद मुझे जून को मैंगो मिला, जुलाई में मैंने खा गया, खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर 2023 के जून में मुझे मिला मैंगो, दोबारा मिला। तो ये जो 2022 का जो जुलाई से लेकर के 2023 का जो जून तक का जो गैप था, जहां पे कोई फ्लावरिंग नहीं हुआ था, मैंगो आने में 1 साल और लगाया, तो जो बीच में जो 1 साल जब मुझे मैंगो नहीं मिला था, तुम उसको क्या बोलोगे? उसको तुम क्या जुवेनाइल फेज बोलोगे, या तुम उसको सेनिसेंस बोलोगे, क्या बोलोगे उसको? मैच्योर फेज बोलोगे, क्या बोलोगे? कौन बताएगा? सवाल समझ में आया कि नहीं? हाँ, रोहन सही बोल रहे, बिल्कुल सही। रिप्रोडक्टिव ही बोलेंगे। एक बार रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गया ना तो आ गया, उसके बाद वो नहीं बोलेंगे, गैप आ गया तो जुवेनाइल नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तुम्हारा अगर एक बार बच्चे हो गए, उसके बाद तुमने 6 साल 7 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा किया, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम जवान, मतलब वो जुवेनाइल फेज में पहुंच गए 12 साल। नहीं, ये मीन नहीं करता। तो बिल्कुल सही जवाब, जिसने जिसने सही जवाब दिया सबने। चलो ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड देख लेता हूँ। देखो, एक और चीज है, हाँ, बेसिक फैक्चुअल चीज ही है कि लॉजिकल भी है कि जो प्लांट्स तुम्हारा पेरिनियल प्लांट्स होता है, ठीक है, मतलब सीजन बाय सीजन, वो देखो, बाइनियल प्लांट का मतलब क्या था, पेरिनियल प्लांट का मतलब क्या था, ये तो पहले समझो। ठीक है, पेरिनियल का मतलब होता है जो कि लॉन्ग पीरियड तक लास्ट करता है। मतलब मान लो कि बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है ना, जैसे मैंगो, मैंगो बाइनियल नहीं है, मैंगो तो पूरा जब तक जिंदा रहता है, मतलब बहुत टाइम तक, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब बुढ़े होने तक तो वो आम देता ही रहता है वो पेड़, हमको काटने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम राइस वगैरह देखोगे, राइस व्हीट, ठीक है, या तुम्हारा शुगर बीट वगैरह हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है, ये सब प्लांट्स बाइनियल प्लांट्स होते हैं, मतलब सेकेंड सीजन में ये खत्म हो जाता है। तो सेकेंड सीजन में जब ये खत्म हो जाएगा, तो तुमको एक चीज है कि जो बाइनियल प्लांट है उसमें हमको क्लियर कट पता चलता है, बाइनियल प्लांट जो, उसमें हमको क्लियर कट पता चलता है कि अच्छा ये बुढ़ा हो रहा है, ये अब मरने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने अगर मान लो हमने अगर जून में लगाया, अगर ये एनुअल प्लांट है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट ईयर जून तक ये फल उल देके, मतलब राइस देख के वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हमको दोबारा नया लगाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे हमको क्लियर कट पता चलता है कि भाई ये अभी रिप्रोड्यूस करेगा और ये अभी मरेगा। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स है ना, उसमें जैसे कि इंटर फ्लावरिंग वाला जो स्टेज आ गया ना, कि अगर अभी मुझे पता है ना कि मेरे आम के पेड़ ने आम दिया है, ठीक है, फिर मैं तुमको सपोज तुम लोग में से किसी को पकड़ के मैं बोल दूं जून में आम दिया, मैंने जून में आम सारा निकाल लिया, जुलाई में आम मेरा सारा खत्म। मैंने अक्टूबर में तुम लोग को इन्वाइट किया और मैंने तुमको मेरा आम का पेड़ दिखाया और बताया, पूछा तुमसे कि बताओ तो ये जुवेनाइल है या मैच्योर है, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा कहना।
क्योंकि तुमने तो उसको फ्लावर करते हुए नहीं देखा ना, तुमने तो उसको फ्लावर करते हुए नहीं देखा। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एनुअल प्लांट होता है वी कैन इजीली से कि कब उसका जुवेनाइल फेज है, कब उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, कब उसका सेनेसेंट फेज है। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, मतलब जो बार बार मतलब एक सीजन में मरता नहीं है, कई बार वो आम का पेड़ कई बार आम देता है। तो इट इज जब इंटर फ्लावरिंग का स्टेज आता है, जब वो आम नहीं दे रहा होगा, एक बार आम देके जब नहीं दे रहा होगा, उस समय इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेल कि क्या वो रिप्रोडक्टिव फेज में है या जुवेनाइल फेज में है, क्या है हमको नहीं पता। मैच्योर फेज में हमको तब पता नहीं चलता है वो चीज। ठीक है, लॉजिकल बात है, समझाना था मैंने, समझा दिया। ठीक है, चलो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स। अभी अगर तुम लोगों का कुछ सवाल है, 5 मिनट तक मैं सवाल ले सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी का चर्चा करेंगे। आई होप तुम लोग ने सब कोई नोट्स लिखा। पहले मुझे ये तो बताओ कि सबको क्लास, जिन्होंने मेरा क्लास पहली बार किया, उनको समझ में आया कि नहीं। कुछ कुछ बच्चों के साथ मैंने पहले भी, रोहन, नीतीश, अंशुमन, कुछ कुछ लोग मेरे पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? लाइक आई थिंक अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स आर न्यू। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से कि नहीं। जो नए बच्चे जिन्होंने पहली बार मेरा क्लास किया। हाँ, आप रियलमी, तुम्हारा नाम क्या है? रियलमी 3i जो है, आपका नाम क्या है? कल से अपना नाम एडिट कर लेना, विशाल। ठीक है, और रियलमी 3i डिवाइस यूज करने वाले बच्चे का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सूरज। ओके सूरज, ठीक है जी सूरज। बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ बताओ बताओ, बाकी लोग। और भी है, बहुत लोग हैं, 15 लोग हैं यार, मतलब 12 लोग हैं आज अटेंडेंस में, 12 है। अप टू ए गुड एक्सटेंड। ओके, सूरज गुप्ता, ठीक है। और अदर्स? ओके, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. You can ask your questions and let me know if you understood or not. हाँ, सेनिसेंस फेज क्या? किसी ने कुछ बोला? रुको सूरज, एक सेकंड रुको, मैं चैट बॉक्स देखता हूँ। सेनिसेंस फेज रिपीट लागे प्लीज। सेनिसेंस फेज की प्रॉब्लम मैंने कुंटू पार्ट। सेनिसेंस मैंने बुढ़ापा फेज, बुढ़ापा वाला फेज। याद की बुझी लगे मुक स्पेसिफिक क्वेश्चन खुदा है ना का बुझी ना पामनु मैं तुम्हें की बुझा रही है। सेनिसेंस मतलब बुढ़ापा। यू कैन आस्क मी लाइक इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सेनिसेंस देन आई कैन आंसर। सेनिसेंट का मतलब होता है बुढ़ापा वाला फेज, जब वो बुढ़ा, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है सेनिसेंट फेज। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अरे यार ईयरफोन लगा लेना तो तुमको सुनाई भी देता रहेगा और नोट्स भी लिखते रहोगे। ये सब तो बच्चा वाला बात पूछ रहे हो। नहीं तो नोट्स मत लिखो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, नोट्स बाद में अपने दोस्तों से लिख लेना। मैं देखो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं अकेला इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ। पहले हमारे पास डिजिटल टीम का मेंबर्स होता है जो पीडीएफ वगैरह बनाता है। ठीक है, अदरवाइज मैं पीडीएफ ही प्रोवाइड करा देता। और एक चीज, तुम लोग अगर एक्सप्लेनेशन में, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना इसको यूट्यूब में अपलोड करने के लिए कुछ एक चैनल में, तो अगर यूट्यूब में अपलोड हो जाता है तो तुम वापस से अगर कुछ नोट छूट जाता है तो लिख सकते हो। ठीक है रोहन, समझ रहे हो? या एक्सप्लेनेशन का कोई पार्ट अगर छूट जाता है तो वहां पे देख सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ वहां पे, आज ही शायद मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, वी विल अपलोड टुडे इटसेल्फ, और कल तक तुमको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने चैनल का नाम बोला है ऑलरेडी, यू गाइस कैन फॉलो। वहां पे मैथ्स का एक इंडिविजुअल टीचर, एक मेरा दोस्त है, ही इज अ वेरी गुड मैथमेटिक्स टीचर। ओके, ही इज करेंटली परस्यूइंग एमएससी एट तेजपुर यूनिवर्सिटी। उसका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है माइनस प्लस एकेडमी। प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस, पहले माइनस। तो यहाँ पे वो अच्छे अच्छे वीडियोस भी डालता है ऑन मैथ्स, और जो तुम्हारे सब्जेक्ट का रेलेवेंट सब्जेक्ट का है वो तुम देख भी सकते हो। मतलब 12th का मैथ्स का अगर कुछ है, माइनस प्लस एक बायो का तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट बनवा के दे दूंगा। ठीक है, ताकि तुम लोग बाद में अगर तुमको दिसंबर के महीने में अगर रिवीजन करना हो तो डेफिनेटली यू गाइस कैन लुक दैट वीडियो, लुक अपॉन दैट वीडियोस। ओके, और अभी जैसे रोहन तुमने अपना प्रॉब्लम बताया कि व्हाट इफ मेरा एक्सप्लेनेशन छूट जाए, ठीक है, नहीं छूटेगा ना। बाकी लोगों को कुछ बोलना है? सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है।
बाकी किसी को कुछ बोलना है? नोट्स का फोटो बेटा कैसे भेजूं? स्क्रीन पे है, मैं लिख रहा हूँ पेन से, डिजिटल पेन से। स्क्रीन का फोटो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लैपटॉप मेरा 3 डिवाइस है, तुमको अगर नहीं पता है तो मैं लैपटॉप के उसमें दिखा देता हूँ। ये है तुम लोग का व्हाइट बोर्ड जो यूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे है फोन, ठीक है, जिसका वाईफाई यूज हो रहा है। क्लास के अरे यार मैं पढ़ा अभी रहा हूँ, दिमाग से लिखा रहा हूँ मैं, दिमाग से लिख रहा हूँ मैं, तो कहीं पे नोट्स बना हुआ नहीं है। ठीक है, यूट्यूब से थोड़ा एडजस्ट कर लो यार ना। तो स्कूल में थोड़ी नोट्स दिया जाता है, स्कूल में तो भाई, कॉलेज में जब तुम पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में तो बोर्ड में लिखता है ना सर, लिख लेते हो, वही कर रहे हो और क्या। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, नोट्स कुछ छूट जाता है तो मैंने यूट्यूब का सॉल्यूशन दे के रखा है, तुम लोग यूट्यूब में फास्ट मोड में भी 1.5x में जितना मर्जी देखो और यू कैन फाइंड आउट। ओके, ठीक है, इतना टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं होने वाला। चलो बाकी कोई किसी को कुछ और? अरे कुछ कुछ डिवाइस का मुझे मुझे फटाफट 3 मिनट है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी तुम लोग अपना नाम बताओ तो सबको ही। प्रियाशा दास एक दिख रहा है, जो नाम नहीं दिख रहा है मुझे उसका नाम जानना है, मतलब स्पेशली। उत्पल, ओके। Realme 3i का आई थिंक सूरज नाम था, सूरज बोराल। Oh, now I think we have all the names. Okay, very good, very good. ठीक है, we have Priyasha Das, then we have Suraj Gupta, then Vishal, then Vikas, Utpal, Rohan. This is I think Suraj Boral or something. Piyush, Nitish, Milina, Anshuman, Vishal Malik and अभिजीत आचार्य। ठीक है सर, तो आज का क्लास में इतना ही। तो आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत मजा आया होगा। ठीक है, वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन द अपकमिंग डेज। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज को क्लासेस अरेंज होगा, डोंट वरी अबाउट इट। और वी विल डू ऑल द टॉपिक्स जो जो हमारे सिलेबस में है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जिनको एमबीबीएस की तैयारी का जिनको सोच रहे हो या कुछ अगर नीट के बारे में जानना है तो नीट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आई विल डेफिनेटली टेल यू, यू गाइस कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। ठीक है, चलो, तो वी विल ट्राई टू अपलोड दिस इन ऑन यूट्यूब एंड ताकि तुम लोग, और यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल माइनस प्लस एकेडमी। ठीक है, वहां पे आई एम ट्राइंग टू अपलोड द वीडियोस देयर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो।